हेलो प्यारे दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गया था। आज हम करेंगे उसके आगे। तो 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है। मतलब कोई व्यापार संघ है, उसके पास 30,000 रुपये हैं, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेश करता है। बांडों मतलब मान लो कोई कोई एक संस्था है, जैसे मान लो कोई दो बैंक है, उस बैंक में भिन्न भिन्न रुपए निवेश करता है। किसमें में से? 30,000 रुपये में से। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। मान लो पहला जो बैंक है वो हमें 5% वार्षिक ब्याज दे रहा है, और जो द्वितीय बांड है वो व्यापारी को कितना ब्याज दे रहा है? 7% ब्याज दे रहा है। कह रहा है आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जाएं, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800 प्राप्त हो। इसमें दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इससे हमें ब्याज प्राप्त हो 1800, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ब्याज प्राप्त हो 2000। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो प्रथम बॉन्ड है यानी कि पहला बैंक है वो हमें कितना ब्याज दे रहा है? 5% ब्याज दे रहा है व्यापार संघ को। तो कितने रुपए निवेश किया जाए प्रथम बॉन्ड में, मतलब प्रथम बैंक में? अगर हम प्रथम बैंक में x रुपये निवेश कर दें तो हमें ब्याज कितना मिलेगा? 5% का। कितना ब्याज मिलेगा? 5% का। अगर हम x रुपये पहले बैंक में निवेश कर दे रहे हैं तो हमारे पास कितने रुपए बचेगा? 30,000 माइनस x रुपये, क्योंकि हमने x रुपये किस में निवेश कर दिया? पहले बैंक में। तो दूसरे बैंक में कितना बचेगा निवेश करने के लिए? 30,000 में से जो हम निवेश किए रहेंगे, यानी कि x रुपये हम निवेश किए हैं। तो दूसरा बैंक मानकर चलो कि बॉन्ड यहाँ पर है, मानकर चलो दूसरा बैंक हमें 7% ब्याज दे रहा है। किसका 7%? इसका। तो 7/100। और हमें पहले पार्ट में कितना ब्याज दे रहा है? 1800 रुपये। तो ये हो गया 1800 रुपये। यानी कि हम इन दोनों ब्याजों को जोड़ लेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1800 रुपये मिलेगा। इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पहले बॉन्ड में कितना रुपये निवेश किया जाए और दूसरे बॉन्ड में कितने रुपये निवेश किया जाए। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा हम करेंगे तो हमें नंबर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा। हमें ऐसा नहीं करना, हमें आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा करना है। यानी कि हमें आव्यूह के रूप में गुणा करके सॉल्व करके कुछ x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम आव्यूह गुणन के रूप में करते हैं। तो माना प्रथम बॉन्ड में निवेश किए गए रुपए कितने हैं? x रुपए हैं। हमने मान लिया हमने प्रथम बॉन्ड में कितना रुपए निवेश किया? x रुपए निवेश किया। तो द्वितीय बॉन्ड में निवेश किए गए रुपए, हमने पहले बॉन्ड में x रुपये निवेश कर दिया, तो दूसरे बॉन्ड में हम कितने रुपए निवेश करेंगे? जो 30,000 में से x रुपये घटाने के बाद बचेगा, वही रुपया हम दूसरे बॉन्ड में निवेश करेंगे। अब जो पहला बॉन्ड है वो कितना ब्याज दे रहा है? 5%। तो लिखेंगे चूंकि प्रथम बॉन्ड
5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। तो क्या चूंकि 5% वार्षिक ब्याज प्रथम बॉन्ड से, द्वितीय बॉन्ड से प्राप्त हो रहा है कितना 7% वार्षिक ब्याज, तो यह 5% ब्याज किस पर प्राप्त हो रहा है, x पर। तो ये हो गया 5x/100। ये 5% ब्याज किस पर प्राप्त हो रहा है, x रुपये पर। और ये 7% ब्याज किस पर प्राप्त हो रहा है, किस पर प्राप्त हो रहा है, इस पर, यानी कि 30,000 माइनस x पर। कितना, दोनों ब्याज जोड़ने पर हमें कितना मिल रहा है पहले पार्ट में, 1800 रुपये। ये हो गया 1800 रुपये। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमें नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कहा आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा। हमें क्या कहा, आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा लगाकर इसे सॉल्व करना है। तो हमें आव्यूह के रूप में इसका गुणा करना है जिससे यही बने। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 5/100 और यहाँ पर लिख देंगे 7/100। हम कुछ इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे जिससे गुणा करने के बाद यही बने। यहाँ पर लिख दो x, यहाँ पर लिख दो 30,000 माइनस x बराबर 1800। अब इन दोनों आव्यूह का हम जब गुणा करेंगे तो यही बनेगा। इसका जब इसके साथ गुणा करेंगे x के साथ तो ये आ जाएगा, प्लस इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हम आव्यूह गुणन के रूप में लिख लिए। हम इसी प्रकार लिखकर सॉल्व करेंगे। अब तो इसको मिटा दो। इसे रफ्तार में पहले ऐसे करके समझ लेना कि गुणा करने पर हम किस प्रकार आव्यूह बनाएं जिससे ये गुणा करने पर यही आए। तो ये चीज़ ऊपर लिख लो। ये हो गया 5/100, 7/100, x 30,000 माइनस x बराबर 1800 रुपये। अब इनका गुणा करो। जब इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x/100 प्लस इसका इसके साथ गुणा करो, कितना हो जाएगा 7/100, 30,000 माइनस x बराबर 1800। ये कितना हो गया 5x/100। इसको ऐसा ही रहने दो, प्लस लिखो, इसका गुणा कर लो। 7 का गुणा जब 30,000 में करोगे कितना हो जाएगा 2,10,000 माइनस 7 एकन्नम 7x, सबके बटे कितना हो जाएगा 100 बराबर 1800। इन्हें और सॉल्व करो, x का वैल्यू निकालो, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो जाएगा 100। इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 100। तो 100 का भाग जब एलसीएम में 100 में करोगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा इसमें कर लो, कितना आएगा 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x बराबर 1800। 5x माइनस 7x कितना हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 21,000 2,10,000 बराबर
100 का उधर गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 1,80,000। 2,10,000 को उधर भेज दो, ये हो गया माइनस का x 2x बराबर 1,80,000 माइनस 2,10,000। इन दोनों को घटाओ, कितना बचेगा माइनस का 30,000। माइनस से माइनस कट गया, 2 एकनम 2, 2 एकनम 2, 2 पाँचे 10, कितना आ गया 15,000। x बराबर कितना आ गया 15,000 रुपये। यानी कि प्रथम बांड में हमें कितना रुपए निवेश करना पड़ेगा 15,000। द्वितीय बांड में हमें कितना रुपए निवेश करना पड़ेगा 30,000 माइनस 15,000, कितना आएगा 15,000। तो इसे प्रॉपर लिखना है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः कितना ब्याज प्राप्त करने के लिए, अतः 1,800 रुपये 1,800 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए, 1,800 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए प्रथम बांड में 15,000 रुपये तथा द्वितीय बांड में 15,000 रुपये निवेश करने होंगे। कितने निवेश करने होंगे, पहले बॉन्ड में 15,000 रुपये, द्वितीय बॉन्ड में भी 15,000 रुपये निवेश करने होंगे। कितना ब्याज पाने के लिए 1,800 रुपये ब्याज पाने के लिए। अब हम करते हैं दूसरा पार्ट। तो हमें दूसरे पार्ट में कितना ब्याज चाहिए 2,000 रुपये। किसका 5% ब्याज का और 7% ब्याज का। तो हम पहले बॉन्ड में कितने रुपए निवेश कर रहे हैं x रुपये, तो ये हो जाएगा 5x बटे 100 प्लस 7x बटे 100 कोष्टक में 30,000 माइनस x बराबर हमें ब्याज कितना मिल रहा है 2,000 रुपये। जैसे हमने पिछला पार्ट किया उसी प्रकार हम दूसरा भी पार्ट करेंगे। तो इसे भी हमें कैसा बनाना है आव्यूह गुणन के रूप में। तो हम कैसे बनाएंगे इन्हें, ये हो जाएगा 5 बटे 100, ये हो जाएगा 7 बटे 100, ये हो गया x, ये हो गया 30,000 माइनस x बराबर 2,000। अब हम इनका अगर गुणा करेंगे तो इसका जब इसके साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 2,000। तो ये हो गया आव्यूह गुणन के रूप में। तो पहले ऐसे रफ्कार में कर लेना, देख लेना गुणा करने पर बन रहा है या नहीं, तब सॉल्व करना। तो ये हो जाएगा 5 बटे 100 पहले कोष्टक में, 7 बटे 100 और दूसरे कोष्टक में क्या लिखना हमें, यानी कि दूसरे आव्यूह में क्या लिखना है 30,000 माइनस x बराबर 2,000 रुपये। अब इनको सॉल्व कर लो, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, गुणा करो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 5x बटे 100 प्लस 7 बटे 100, 7 बटे 100 इसका इसमें गुणा करो कितना आएगा 30,000
माइनस एक्स बराबर 2000। अब एलसीएम ले लो इनका, नहीं पहले यहाँ पर गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 5x बटे 100 प्लस गुणा करो 7 तियाँ 2,10,000 माइनस का 7 एकन्नम 7x बटे 100, ये बराबर हो गया 2000। कितना हो गया? 2000। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम जब हम लेंगे कितना आएगा? 100 का भाग करेंगे 100 में कितना आएगा? 1, तो 5 एकन्नम 5x, फिर प्लस कितना है? 2,10,000, 2,10,000 माइनस का 7x बराबर 2000। अब 5x माइनस 7x है, तो 5x माइनस 7x कितना हो जाएगा? माइनस का 2x प्लस का 2,10,000 बराबर 100 का उधर गुणा कर लो, कितना हो जाएगा? 2 लाख। कितना हो जाएगा? 2 लाख। इसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x बराबर 2 लाख माइनस का 2,10,000 घटा दो, कितना आएगा? 2x बराबर कितना आ जाएगा? 10,000। वो भी कैसा? माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, 2 का भाग करो, 2 का भाग जब 10,000 में करेंगे कितना आएगा? x बराबर 5,000। यानी कि अगर हमें 2,000 रुपये ब्याज पाना है तो हमें पहले बॉन्ड में 5,000 रुपये निवेश करना होगा और दूसरे बॉन्ड में 30,000 माइनस 5,000 करना होगा, यानी कि दूसरे बॉन्ड में हमें 25,000 निवेश करना होगा। तो इसे भी हमें प्रॉपर तरीके से लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे 2,000 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए क्या? अतः 2,000 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए प्रथम बॉन्ड में कितना? 5,000 रुपये, 5,000 रुपये तथा द्वितीय बॉन्ड में कितना करना पड़ेगा? 30,000 माइनस 5,000 कितना आएगा? 25,000 रुपये निवेश करने होंगे। कितना करना होगा? 25,000 रुपये। तो ये हो गया हमारा 19वां क्वेश्चन। अब दोस्तों करते हैं 20वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में, कोई स्कूल है उसके पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 10 दर्जन का मतलब 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो 10 दर्जन में कुल कितने रसायन विज्ञान के किताब होंगे? 120। 12 दाहिम 120। फिर कह रहा 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की, यानी कि कुल कितने किताब होंगे? 12 8 96 तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। तो 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं, यानी कि अर्थशास्त्र की पुस्तकें कुल कितने होंगी? कितने होंगी? 12 दाहिम 120। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपये, 60 रुपये तथा 40 रुपये प्रति पुस्तक है, यानी कि एक पुस्तक का दाम 80 रुपये रसायन विज्ञान का, 60 रुपये भौतिक विज्ञान का
40 रुपये अर्थशास्त्र की पुस्तक का दाम है। कह रहा है आव्यूह बीज गणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकानदार को कुल कितने धनराशि प्राप्त होगा। हमें बताना है कि कुल किताब बेचने के बाद दुकानदार को कितने रुपए प्राप्त होंगे। रसायन विज्ञान के एक पुस्तक का दाम कितना है? 80 रुपये। कुल कितने पुस्तक हैं? एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। 12 दहियम 120। एक पुस्तक का दाम कितना है? 80 रुपये। और कितने दर्जन हैं भौतिक विज्ञान के? 8 दर्जन। 12 8 96, यानी कि 96 पुस्तक भौतिक विज्ञान के हैं। कितने रुपए लग रहा है एक भौतिक विज्ञान किताब का? 60 रुपये। अर्थशास्त्र के कुल कितने पुस्तक हैं? 10 दर्जन हैं। तो कुल किताब कितने हो जाएंगे? 12 दहाइम 120। कितने रुपए लग रहे हैं एक किताब के? 40 रुपये। इनको हम जोड़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने रुपए दुकानदार को प्राप्त हुआ। हमें लेकिन ऐसे नहीं करना है, हमें फिर कैसे करना है? आव्यूह गुणन के रूप में करना है, यानी कि हमें इसको आव्यूह के रूप में लिखना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों कैसे लिखेंगे। लिखेंगे क्या? रसायन विज्ञान की पुस्तकें। लिखेंगे रसायन विज्ञान की पुस्तकें। कितना हो जाएगा? 10 गुणे 12 कितना आएगा? 12 दहाइम 120। भौतिक विज्ञान की पुस्तकें कितने दर्जन हैं? 8 दर्जन। तो 8 गुणे 12 कितना हो जाएगा? 12 8 96 पुस्तक। अर्थशास्त्र की पुस्तकें कितने दर्जन हैं? 10 दर्जन हैं। एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। 12 दहाइम 120। अब क्या लिखना है हमें? चूंकि पुस्तकों के मूल्य क्रम से 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये हैं। चूंकि इन पुस्तकों के विक्रय मूल्य क्रमशः कितना है? 80 रुपये, 60 रुपये तथा कितने रुपए हैं? 40 रुपये तथा 40 रुपये हैं। तो 40 रुपये हैं तो क्या? कुल धनराशि क्या होगी? कुल धनराशि हमारी हो जाएगी, एक पुस्तक का मूल्य रसायन विज्ञान का कितना है? 80 रुपये। तो 120 गुणे 80, ऐसे नहीं ऐसे लिखूँ, 80 को पहले लिख लूँ। नहीं ठीक है, ऐसे ही लिखो। 120 गुणे 80 प्लस भौतिक विज्ञान के एक पुस्तक का मूल्य कितना है? 96 रुपये।
कितना है एक पुस्तक का मूल्य 60 रुपये, कुल पुस्तक कितने हैं 96, तो ये हो गया 96 गुणे 60 प्लस अर्थशास्त्र की पुस्तकें कितने हैं 120 गुणे एक पुस्तक का मूल्य कितना है 40 रुपये। इसको हम जोड़ने के बाद जो हमारा आएगा वही हमारा कुल धनराशि हो जाएगा। लेकिन हमें इसे नहीं लिखना है, तब फिर कैसे लिखना है, हमें आव्यूह गुणन के रूप में लिखना है, यानी कि आव्यूह के बीजगणित के रूप में लिखना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 120 96 120, ये हमारा हो गया पहले आव्यूह। दूसरे आव्यूह में क्या लिखेंगे 80 60 40, इसको हम सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा कुल धनराशि हो जाएगा। तो इसको लिखकर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसे रफ्कार में समझने के लिए कर लेना। देखो गुणा करने पर यही बन रहा है 120 गुणे 80 प्लस 96 गुणे 60 प्लस 120 गुणे 40, तो ये बन रहा है। लेकिन ये हमें लिखकर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे थोड़ा ऊपर लिख लो, क्या हो जाएगा 120 96 120। दूसरे आव्यूह में क्या रहेगा 80 60 40, गुणा करो। जब हम गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, इसका इसके साथ गुणा 120 गुणे 80 प्लस 96 गुणे 60 प्लस 120 गुणे 40, सॉल्व कर लो। 12 8 96 प्लस शून्य लगा है, शून्य लगा तो 6 6 36 के 6 हासिल 3 6 9 54 3 57 प्लस 12 चौक 48 2 0, इनको जोड़ो। देखो 0 0 0 कितना आ गया 0 0 6 0 कितना आ गया 6 8 8 7 कितना होगा 8 7 15 15 6 21 के 1 हासिल 2 4 2 4 और हासिल 2 6 6 5 11 11 9 20 रुपये। यानी कि कुल धनराशि इन पुस्तकों के बेचने के बाद कितना प्राप्त होगा 20,160 रुपये प्राप्त होगा। तो लिखेंगे अतः दुकानदार को 20,160 रुपये कुल धनराशि प्राप्त होगी। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 20वां क्वेश्चन। बचे हैं 2 क्वेश्चन, वो दोनों बहुविकल्पी हैं, उसको हम दोस्तों अगले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू।